ध्यान से सुनना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसमें कैटलिस्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। और ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करता ही नहीं, आप डालो चाहे ना डालो डजंट मैटर, वैल्यू सेम रहेगी 1.7 इंटू 10⁻16। वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगी या मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन जो आपने किया है, और किसी के साथ नहीं। ठीक है, यस मैम। चलो, और जो ये नीचे वाला था वो भी हो गया समझ, डी ऑप्शन तुम बोल रही थी, हाँ डी ही होगा उसका, आइस और वाटर वाला जो मैं बता रही थी। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जब मैं कल आपको आइस वाटर का एग्जांपल बता रही थी, मोस्टली हम सॉलिड्स में क्या बोलते हैं, अगर मैं वाटर को छोड़ दूं तो आप बोलते हो सॉलिड का वॉल्यूम कम है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन वाटर में उल्टा होता है। रीजन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केज लाइक स्ट्रक्चर वाला। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ब्रेक होगी और कोलैप्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे ज्यादा लिक्विड बन रहा होगा, यानी कि जहां पे वाटर बन रहा होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, और जो मुझसे सृष्टि आ गई क्या, सृष्टि, और जो सृष्टि ने, हाँ सृष्टि, तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का, ये सिर्फ एक ही बार आया था नीट 2016 में, हालांकि ये पेपर में आज तक पूछा नहीं गया। इसको डायरेक्ट याद रखना, मैंने पहले बताया था, दिस इज क्लोसियस क्लैप्टन इक्वेशन। इसको ध्यान, इसको, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी बाई डी टी स्क्वेयर डी एल एन बाई डी टी स्क्वेयर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वेयर। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है क्लोसियस क्लैप्टन इक्वेशन का। ठीक है, और आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है एंथैल्पी के साथ। चलो मैं आगे, चलो अब आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो बच्चों, ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग भी हो गई है स्टार्ट। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम, देखो बच्चों, जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करो ना, मेरे जो नोट्स है ना वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई बच्चा नोट्स भी पढ़ के जाता है और नीट के पीवाईक्यूज करके जाता है, तो मैं गारंटी उसको बोल सकती हूँ कि उसके आयनिक इक्विलिब्रियम में सारे क्वेश्चन, सारे सवाल जो है ठीक होने वाले हैं। बट समवेयर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है इस चैप्टर में। रीजन यही है कि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और हमें ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे कुछ भी किसी भी जगह पे कभी कहीं पे मान लो तुम ये लगा दो, है ना, बफर का लगा रहे हो फॉर्मूला, कहीं पे तुम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ये सब का फॉर्मूला लगा दे रहे हो, कहीं पे मन किया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नहीं ऐसे नहीं होगा। कायदे से क्वेश्चन करना है, एक डिसिप्लिन वे में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, और ये पता लगाना है कि पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन पूछ, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है हमें, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है बच्चों, हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना है, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम नीट के प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको बाय ऐसे लगेगा ये तो बहुत इजी है, और मैं इतना, मतलब मुझे इतना विश्वास भी है, जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, नीट के पीवाईक्यूज तो उनसे बन जाते हैं, उनके जेई के भी बन जाते होंगे, बट वो कहीं और के क्वेश्चन, मान लो सपोज आयनिक इक्विलिब्रियम के ऑलरेडी आपने मान लो 200 क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, है ना, लेकिन अगर आप मान लो कहीं की मॉड्यूल उठाओगे, चाहे वो आप अवंती के उठा लो, एल कहीं के उठा लो, हो सकता है कि वहां पे आपके कुछ क्वेश्चंस ना लगे, हो सकता है, क्योंकि आप जब जब भी चीजें पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर 100 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन है तो आपके 20 में से 20 लग जाए, उसमें से 2-3 में आपको डाउट आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि हमें आता नहीं है, आपको आता है, आपको बहुत आता है, और आपने बहुत सीख लिया है, क्योंकि जब जब हम कोई नया क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वहां हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप सिमिलर क्वेश्चन देखोगे जो मैंने क्लास में करवाए हैं वो तो आप फट से कर दोगे, लेकिन जो आप नया क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, आप सोचोगे ये कैसे होगा, अप्रोच कैसे होगी, तो उसका आपको अप्रोच देख लेना है कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर उसका अप्रोच समझ में आ गया, उसको एक जगह पे लिख लेना नोटबुक पे, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन था, मुझसे सोल्व नहीं हुआ और मैंने सोल्व कर लिया, क्योंकि नीट में बच्चों लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। क्लियर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, और वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा जहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, वो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा, अगर उसको डिफिकल्ट भी बनाना है आइनिक से क्वेश्चन, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा जहां पे आपका 1 मिनट से कम में वो क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, सो डोंट वरी कि आप लोगों का कैलकुलेशन ज्यादा होगा,
अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स भी पढ़ रखे हैं और जो मैंने रिवीजन क्लासेस या क्वेश्चन भी मैंने बहुत कराए इसके, अगर वो भी कर रखा है तो मुझे नहीं लगता उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी वहां जहां पे आप कुछ बोलते नहीं हो। पूरी क्लास खत्म हो जाती है ना, आप लोग कुछ नहीं बोलते, फिर बाद में कहते हो मैम ये तो हमारा वीक था। और जब वीक होने के बाद मैं ये चीजें करा रही हूँ, वहां पे आपका रिस्पॉन्स 0 आता है। कुछ बच्चे बोलते, कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं। तो वो बोलना शुरू करो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। और 12th क्लास में वही आएगा जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो रेगुलर रहेगा क्लास में। सिर्फ वही लोग आए, वही लोग कह रही हूँ, वही बच्चे आएंगे क्लास में, बाकी नहीं आएंगे। क्योंकि अब एक बहुत कॉन्साइज बैच बनाएंगे, उस बैच में सारे पढ़ने वाले ही बच्चे होंगे। आपका मन किया आ गए क्लास, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, यहाँ पे आप फीस पे नहीं कर रहे हो, पेड कोर्स नहीं है आपका। अगर कहीं पे आप लोगों ने पेड कोर्स लिया होता वहां तो जाते, बेशक टीचर का कुछ समझ आ रहा होता, नहीं आ रहा होता, वहां तो जाते। क्योंकि आपके माइंड में एक चीज होती है, अरे पेरेंट्स के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको, मैंने शायद पहले भी ये चीज बोली थी, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो हमें वैल्यू नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो आप लोगों का मन किया आ गया, मन किया नहीं आया। तो ये मन वाली जो मन, जो आपके, जो ये मन बहुत चंचल होता है, ठीक है, तो इस मन को थोड़ा सा स्थिर रखो, स्टेबल रखो, तभी चीजें जो है हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। हाँ लक्ष्य बोलो। ठीक है, चलो। तो 12th में वही बच्चे आए जो पढ़ना चाहते हैं, बस। चलिए, ओके। वरना ये चुप, मैं अपनी क्लास में चुप नहीं बैठे दूंगी। आप लोग जो चुप बैठते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आज मैंने ये सब चीजें सोची है कराने को, लाइक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में तो मैं नहीं जाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगेंगी वो बताऊंगी, बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको, इन कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगी। रीजन यही है कि मैं आपको एक बार ये चैप्टर करा चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं, आई प्रोमिस ये मैं सिखा दूंगी। तो आज मैं पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, आज मैं बताऊंगी कि पीएच के जब क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूले कौन से लगाने हैं। और जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तो आपको पीएच के 10 सवाल कराऊंगी क्लास में, और कुछ क्वेश्चन दूंगी। और उसके बाद जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन करेंगे, तो वो करेंगे। और फिर जो हमारा 3rd क्लास होगा उसमें हम बफर के सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन करेंगे। और अगर फिर भी हमें लगेगा अभी भी कमी रह गई है तो मैं एक और लेक्चर लगाऊंगी इसका। तो इसीलिए जिसने नीट के पीवाईक्यूज नहीं किए, मेरे साथ साथ 3 दिन है तुम्हारे पास, खत्म करो इसको। ठीक है, ओके। तो यही वाली चीजें हैं, आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, और बस उड़ा फाड़ के आओगे पेपर। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम केमिकल और आयनिक में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा आयनिक इज मोर इम्पोर्टेंट। आयनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि आयनिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं केमिकल से। अगर मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो 1 तुम्हारा केमिकल से आएगा और 3 तुम्हारे आएंगे। ये इंपॉर्टेंस है। और 2024, आप तो 25 में अपीयर होंगे, तो मैं अभी से प्रिडिक्ट कर दे रही हूँ कि 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आए भी हुए, देखो ना 2022 में तो 5 क्वेश्चन आ गए थे जब अपना पूरा सिलेबस आ रहा था। तो ये चैप्टर कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इस चैप्टर को छोड़ के जाओगे ना, बहुत पिटाई करूंगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम दिया बेटा इस चैप्टर को। इसमें क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं शायद डालना भूल गई, या मुझे डालने ही नहीं थे। चलो ठीक है, देखो तनिष्का ने मुझसे कुछ डाउट्स पूछे थे, अगर आप लोगों के भी वो डाउट्स थे तो प्लीज उसको, जो मैंने आप लोगों को सोल्व करके भेजा है, ठीक है, प्लीज उसको कर ले। ठीक है, वो नीट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो अच्छे क्वेश्चन थे, वो कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई, पहले तो आप लोगों का काम करना है बच्चे, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आप लोगों का बोर्ड भी है, सॉरी बोर्ड कह रही हूँ, स्कूल के एग्जाम्स है, तो आप एनसीईआरटी को करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप नीट के पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अभी पेपर है और मैं साथ साथ करा भी रही हूँ, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम के तो कर ही लो। एनसीईआरटी नीट के, एनसीईआरटी नीट के पीवाईक्यूज, ठीक है, ये आपको करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगी, जिन्होंने ये चैप्टर कभी किया ही नहीं। जिन्होंने कर लिया उनको पता है क्या करना है, जिन्होंने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया है, मतलब नीट के प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं, तो प्लीज वो लगा लो।
ठीक है, चलो ओके बच्चों, एक बार देखना, एक बार देखो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि इधर देखो, क्या हुआ बेटा? तनिष्का का फर्स्ट डाउट मेरा भी था उस क्वेश्चन, कौन सा था? कौन सा था, मैंने बता दिया है क्या? मैम रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चन 11th फैब वाले, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो सृष्टि। ठीक है, इधर आओ, देखो ये फॉर्मूले हैं, आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुम क्लास में थोड़ा सा लेट आई बच्चे, कोई नहीं, मैं क्लास के बाद दोबारा बता दूंगी। जिसको डाउट है प्लीज मैसेज करो, अभी क्लास के टाइम नहीं कराऊंगे बेटा, वो उस मैसेज करो मुझे, ठीक है? ओके, सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, अगर आपको नहीं आते हैं तो ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर में लोग नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ठीक है? अब देखो, मैंने आपको शायद क्लास के टाइम भी बोला था, ये बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं देख रही हूँ वो नोटिस पॉपअप तो हो रहा है, बट बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। शिवानी क्लास के बाद, अभी क्लास के टाइम ये कराऊंगी आगे का, ठीक है? चलो इधर देखो, मैंने तो कुछ टाइम आप मतलब जब क्लास के टाइम कराया था ये चैप्टर, मैंने आपको कुछ जो है लिखवा दिए थे लोग के, देखो आपको log 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 0 होती है, ध्यान से सुन लो। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। log 3 की वैल्यू 0.5 होती है, ये ध्यान रखना, 0.5 के आसपास होती है। log 5 की 0.7 होती है, और log 7 की 0.8 समथिंग होती है, देख लिया? अब log 4 को कैसे ध्यान रखोगे बच्चों? log 4 को इधर देखो, 2 into log of 2. log 2 स्क्वायर, ऐसे ध्यान रखोगे, 2 into log 2, ठीक है? 2 into log 2 क्या है? 0.3 है, तो इसकी वैल्यू देखो अराउंड 0.6 के आसपास आ जाएगी, ठीक है जी? log 8 को कैसे याद रखोगे बच्चे? log 2 का क्यूब, समझ आ गई? log 9 को कैसे ध्यान रखोगे? log 3 का स्क्वायर, क्योंकि log 3 हमें मालूम है, log 1 0 होता है, log 2 0.3, log 3 0.5, log 5 0.7 और log 7 0.8, समझ में आई? ठीक है, अच्छा जी, log 10 तो सबको पता है 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 जितनी जीरो हो वही उसका आंसर होता है, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत काम की वैल्यू है, बहुत काम की। पीएच में पता चलेगा 11 कितनी बार आता है। log 11 ध्यान रखोगे, मैंने क्लास में बोला था इसको लर्न करो, log 11 होता है 1.04, क्योंकि तुम्हें नीट में जो है log टेबल नहीं प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि उनको पता है ये वैल्यूज बच्चे को सॉरी याद होगी, अगर आपको याद नहीं है तो वो आपकी गलती है, ठीक है? और अगर कोई मान लो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, वो आपको एग्जामिनर मेंशन करके देगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखनी है। और आपको ये ध्यान रखना है log x y क्या होता है, log x प्लस log y, log x बाय y क्या होता है, log x माइनस log y, log x की पावर y क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, पावर को आगे ले जाओगे, जैसे log 2 का स्क्वायर तो 2 log 2, ठीक है? log 6 को कैसे लिख सकते हो, log 2 इंटू 3, log 30 को कैसे लिख सकते हो, log 3 इंटू 10, मतलब ये वाले कुछ ऐसे हैं जो आप खुद से मैन्युअली सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चे? Yes, yes. ओके ओके, इधर देखो, अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बेटा पहले ये बात है, पढ़ क्या रहे हम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम जो इक्विलिब्रियम है वो किस में देखेंगे, आयंस में देखेंगे, ठीक है? अब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स मत ले लेना जो डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, मतलब बेसिकली हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पढ़ने हैं, जैसे मान लो यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, वो डिसोसिएट ही नहीं करते हैं पानी में, तो हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं, जो पानी में क्या हो, आयनाइज हो, ठीक है? अब उसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट, मैं 100% तो नहीं बोलूंगी उसको, बट हम मान लेते हैं कि 100% वो डिसोसिएट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द आयनिक कंडक्टर्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, जिसको हम बेसिक चीजें हैं,
बता इसलिए रही हूँ क्योंकि चैप्टर में आप लोगों को मुश्किल नहीं आनी चाहिए देखते ही, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती है कई बार, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा देखो अल्फा क्या होगा, 100% 1 होगा, ठीक है। अल्फा क्या होगा, 1 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों 1 है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएट है, ठीक है। जैसे आपके ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, सारे के सारे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH हो गया, NOH हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इधर देखो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबिडियम का हो गया, इसमें बेरियम का ध्यान रखो क्योंकि बाकी का तो पता रहता है। जो ये सोल्ट है ये सारे क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? जैसे ये सोल्ट है, ये सोल्ट किसका बना है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसलिए ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस चैप्टर में मतलब किससे है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या इक्विलिब्रियम आएगा क्या, नहीं मैम, वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लेना देना किससे मेरे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट से लेना देना है। आज की क्लास में थ्योरी बहुत होने वाली है, वो इसलिए होने वाली है ताकि आपको थ्योरी समझ में आए, क्योंकि थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो आप अप्लाई नहीं करोगे, कर पाओगे न्यूमेरिकल्स में। तो जो जो चीजें बता रही हूँ वो अपने दिमाग में घुसाते जाना बेटा, ठीक है। मतलब जो पार्शली अनाइज्ड होते हैं, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होगा। मैम ये याद करने हैं क्या, हाँ थोड़े बहुत ध्यान तो रखने हैं, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से। HCN तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, क्या है बच्चे, वीक एसिड है। ये देखो एसिटिक एसिड, फॉर ध्यान रखना ऑर्गेनिक एसिड्स तो वीक ही होते हैं, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। कार्बोनिक एसिड ये भी वीक होता है। फोस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये बोरिक एसिड, याद आ रहा है बोरिक एसिड, पी ब्लॉक में कराया था मैंने, ये नॉन प्रोटोनिक एसिड है ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो इसमें ये ज्यादा यूज होता है अपने केमिस्ट्री में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होते हैं, बट ठीक है थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये वीक है, ज्यादातर ये यूज होता है बेटा। और वीक एसिड में जो तुम्हें देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में सवाल, HCN, CH3COH, H2CO3, ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्लियर है तुम लोगों को? Yes. चलो आगे चलते हैं। ये देखो अब मैंने देखो जान करके यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अब क्वेश्चन क्यों डाले हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं तुम्हें अब क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, तुम्हें मजा आएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी है उसमें, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है बच्चे बेस्ट कंडक्टर हम किसको कहेंगे, अगर आपको पानी में आयंस मिलेंगे, आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, और आयंस की मूवमेंट की वजह से ही क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ये आप थोड़ा फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, 12th में भी मैं पढ़ाऊंगी यही सेम चीज, ठीक है। तो आपको देखो आप कैसे पता लगाओगे इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है बेटा, आप आंसर नहीं बोलेंगे, आप लोग हैंड रेज करेंगे। और अगर एक बार उसमें भी देख लेना बेटा, ग्रुप में भी देख लेना, अगर किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप उसको लिंक प्रोवाइड कर देना, ठीक है। Yes, ma'am. चलो मैं देख ले हूँ कितने ने हैंड रेज किया है। ओके 4 बच्चों ने हैंड रेज किया है, ज्योति ने, अनम ने, तनिष्का ने। ओके बेटा वो कह रहा है कि आपको एक्वस सॉल्यूशन बताना है, इनमें से कौन सा एक्वस सॉल्यूशन होगा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। कोमल आप बताओ बेटा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्यों होगा, देखो ए ऑप्शन क्यों होगा, डिसोसिएट होगा। यस वेरी गुड, ये कंप्लीटली बेस्ट यही है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, हाँ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फ्रक्टोज नहीं होगा, एसिडिक एसिड का इतना अच्छा डिसोसिएशन नहीं होगा, एंड अमोनिया का भी नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो क्या आएगा, ए ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक
ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ये भी हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार पढ़ना इसको। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो आपका एक्वा, ध्यान से सुनना, जिसको पता है वो बता देना। जैसे तुम्हारा एसिटिक एसिड है, पानी में ही है ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, सोच समझ के आंसर करना मेरे को, कौन कौन से आयंस जो होंगे प्रेजेंट होंगे। ओके, आंसर बताइए मेरे को सारे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है क्या? सी भी, ज्योति सी बोल रहे हैं, सी क्यों बोल रहे हो भाई? एक बार बताओ, इधर आना, एक बार बताओ। अरे ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? वीक एसिड है ना, अभी बताया मैंने। तो अगर वीक एसिड है तो वो तो डिसोसिएट होने ही नहीं वाला कंप्लीटली, बहुत कम डिसोसिएट होगा, ठीक है। इधर देखो ना, इक्विलिब्रियम आएगा इसमें, ठीक है, और क्या होगा? CH3CO नेगेटिव, ठीक है, और H प्लस और H2 हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। तो मतलब आपके मिक्सचर में, रिएक्शन मीडियम में एसीटेट ये भी होने वाला है, एसीटेट आयन भी होने वाला है, हाइड्रोनियम आयन भी, और कुछ अनआयनाइज्ड आपका एसिडिक है, कुछ क्या बल्कि ज्यादा तो यही होगा, क्योंकि ये तो बहुत कम डिसोसिएट होता है। अगर आप मान लो 100 मोल ले रहे हो इसके, या मैं अगर सिंपल बोलूं 100 मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो कुछ 10 ही डिसोसिएट होंगे, 90 तो इसी फॉर्म में ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट बच्चे। तो सॉल्यूशन में CH3CO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, एंड ये आपके रहेंगे। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मैं जान सकती हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं अपने बैठ के, जहां पे भी बैठे हैं आप, क्या आपने लॉगिन करके छोड़ा हुआ है? ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सिर्फ 5 से 6 बच्चे ही जो है हैंड रेज कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ज्वाइन करके लीव हो गए, लेफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलो जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने किस पे डाले हैं? तुम्हारी जो थ्योरीज है। अब थ्योरीज कौन कौन सी हैं, इधर आओ। थ्योरीज कौन कौन सी है? एक तो तुम्हारी है आरेनियस एसिड बेस्ड थ्योरी, याद करो। आरेनियस एसिड, आरेनियस एसिड कौन से होते हैं मुझे बताओ? पानी में जो H प्लस है वाटर में, और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं। किस में देते हैं? किसी भी सॉल्वेंट में दे देंगे या पानी में देंगे? हम वाटर में, वाटर कोमल किस में देंगे? वाटर में, हाँ वाटर में। तनिष्का किस में देंगे? वाटर में। लक्ष्य किस में देंगे? आरेनियस एसिड कौन से एसिड होते हैं जो पानी में क्या दे दे? आपको H प्लस आयन दे दे, ठीक है। और आरेनियस बेस कौन से होते हैं जो आपको एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे दे? OH नेगेटिव आयन दे दे। ये आपकी आरेनियस एसिड बेस्ड थ्योरी है, सिंपल है, कुछ नहीं आता इसमें से पेपर में। अगर मैं बात करूं दूसरी थ्योरी आपकी कौन सी थी, वो इंपॉर्टेंट थी, ब्रोंस्टेड एसिड बेस्ड, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था। तो इसके ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस कौन से होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड कौन से होते हैं, इसके अकॉर्डिंग एसिड वो होगा जो H प्लस क्या करेगा? डोनेट करेगा किसी भी मीडियम में। चेक करो सही बोल रही हूँ? यस मैम। इन एनी मीडियम, ठीक है। और अगर मैं बेस की बात करूं तो वो क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्ट होगा बेटा। तो क्या मैं एक लाइन बोल सकती हूँ, all arrhenius acids are bronsted acid? all arrhenius acid are bronsted acid, ये बोल सकती हूँ मैं? यस पक्का? क्योंकि आरेनियस एसिड भी H प्लस देता है पानी में, और आपका ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेड एसिड भी H प्लस देगा। क्या मैं बोल सकती हूँ ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर आरेनियस एसिड? नो मैम, नो मैम। क्यों नहीं बोल सकती मैम क्योंकि उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्रोस्टेड वाले हाँ हाँ बोलो।
ओ मैम, क्योंकि इसमें एनी मीडियम लिखा है ना और उसके अंदर सिर्फ वाटर लिखा है। समझ आ गई। अरेनियस एसिड कौन से होंगे? जो वाटर में H+ देंगे और ब्रोंसिड में ही। यानी कि अगर मान लो कोई ब्रोंसिड एसिड है तो मैं उसको अरेनियस एसिड नहीं बोल सकती, क्योंकि ब्रोंसिड हो सकता है किसी और मीडियम में H+ डोनेट कर रहा हो, किसी और सोलवेंट में दे रहा हो, ठीक है। और फिर बेटा यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसको अरेनियस वाले को देखो मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहीं से प्लीज मेरी बातें कान खोल के सुनो, अगर आप सोच रहे हो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी एक लाइन निकल गई तो फिर वो गया हाथ से कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, उसमें अब आपका ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में ही क्या आता है? कंजुगेट एसिड बेयर कॉन्सेप्ट आता है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? सिर्फ बता रही हूं मैं, फिर बोल रही हूँ, डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है बच्चों? वीक कंजुगेट बेस होता है, वीक कंजुगेट बेस होता है, ठीक है। और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बढ़ाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम से, तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पक्का पकड़ाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, स्ट्रॉन्ग, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो उसका एसिड क्या होगा? वीक कंजुगेट एसिड होगा। और अगर मैं मान लो स्ट्रॉन्ग वीक बेस ले लूं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। ये कुछ बातें ध्यान रखो। उसके बाद हमारा आता है लुईस एसिड बेस थ्योरी। कहाँ लिखूं? जगह है, यहीं पे लिख देती हूँ, इधर आओ, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आप लोगों से। लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस थ्योरी क्या कहती है? लुईस के अकॉर्डिंग उस लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। कहाँ पढ़ाया था मैंने? ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, है ना। और लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कौन से होंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। वो छोटी छोटी बातें हैं। इनकम्प्लीट लुईस थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अभी आया था 2023 में क्वेश्चन आया था, जो ये 2016 में लिखा हुआ है ना, सेम क्वेश्चन 2023 में या 22 में आया है, ठीक है। अभी आऊंगी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और क्या लिख रही थी मैं? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना। लुईस बेस कौन से होंगे? जिनके पास लोन पेयर हो। बोलो हाँ या ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास क्या हो? आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, पाई बॉन्ड हो, वो भी, जैसे मान लो CH2 ठीक है। कैसे बिहेव करते हैं? ये भी लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। और जिनके पास जो नेगेटिवली चार्ज हो, यस मैम। है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नोट्स पढ़ के आए हो? पहले आयनिक इक्विलिब्रियम अगर मान लो 5 महीने पहले भी पढ़ा था तो भी याद आ रही होंगी चीजें, ठीक है। ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन करें। कितने क्वेश्चन है? काफी सारे क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। आ जाओ बेटा, हाँ बोलो। टी होगा इसका। अरे आंसर पूछा क्या मैंने? हम आपने बोला था, हाँ बोलो। मैम एक बार ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट समझा दो। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे ध्यान से सुनना, ब्रोंस्टेड एसिड कौन से होते हैं? जो H+ डोनेट करते हैं किसी भी मीडियम में, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में। और ब्रोंस्टेड बेस वो होंगे जो हाइड्रोजन को, सॉरी, H+ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और वहीं पे हम कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो उसका कंजुगेट बेस बनेगा वो आपका वीक होगा। और ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी। इधर आओ बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन तुमने क्या बोला था सृष्टि अंशी? अच्छा, अगर मैं बोलूं डी गलत है फिर? ठीक है, कंजुगेट बेस फॉर बी या डी? अब मेरा तो 4th वाला आ रहा है। सृष्टि तुम्हारा 4th आ रहा है क्या? चलो लेट्स देखते हैं। देखो बच्चे, थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगी, इधर देखना। अगर वो बात कर रहे हैं कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इधर देखो,
आपको कंजुगेट बेस यानी कि कंजुगेट बेस बताना है इनका, यानी कि ये दोनों क्या है बच्चे, एसिड है, मानते हो ना? एसिड से ही कंजुगेट बेस बनता है, पहले तो कंफर्म करो, एसिड से ही कंजुगेट बेस बनता है। देखो एसिड का ही कंजुगेट बेस बन रहा है, हमें यहाँ पे वीक स्ट्रॉन्ग नहीं बताना है। अब एसिड से कंजुगेट बेस कैसे बनेगा? एसिड की क्या टेंडेंसी होती है? ब्रोंसिड एसिड क्या होता है? जो H+ दे दे। अब H+ दे देंगे तो ये अपना एक H दे देगा, तो H+ देगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर एक पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव भी तो आएगा उसके ऊपर। और ऐसे ही ये भी अगर अपना H+ दे देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F नेगेटिव में आ जाएगा। तो क्या ये इन दोनों के कंजुगेट बेस हो गए? यस मैम। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। जिसको यस मैम। ठीक है, तो थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन पे वो, क्योंकि थ्योरी का मतलब तभी बनता है जब आप वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी देखो अभी आया है रिसेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा बिहेव नहीं करेगा एज अ ब्रोंसिड एसिड एंड ए ब्रोंसिड बेस। ना तो वो मतलब आपको ऐसा एग्जांपल बताना, ना वो ले सकता है और ना वो दे सकता है, आपको ये बताना है, दोनों होने चाहिए, मतलब बताओ भाई क्या लग रहा है ऑप्शन? रुको मैं पूछती हूँ, हवा में तीर नहीं चलाना है भाई। हाँ पीयूष आप बताओ इसका आंसर। चिंकी, हुस्नवाज, बी और सी में से लग रहा है कुछ कोई। बी और सी में से लग रहा है? यस मैम। देखो देखो मेरे बच्चों, जब जब अगर किसी ने मेरे नोट्स पढ़े हैं उसका आंसर आ गया होगा। देखो इधर, मतलब जिसने मेरी क्लास ली थी पहले, अब हो सकता है भूल गए हो, इधर आओ एक बार ध्यान से सुनना। अब HCl है, HCl H+ दे तो सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। दो बॉन्ड कहां से बना लेगा हाइड्रोजन? यस मैम। ये कहा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दो बॉन्ड नहीं, चलो एक बना रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हटा दो आप। ठीक है, तो इसका आंसर सी ही होगा। उसके अलावा बच्चे आपका ए है, बी है, डी है, ये तीनों के तीनों ही ब्रोंसिड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। मतलब H+ दे देंगे तो ये बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा NH2 नेगेटिव, ये बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये ब्रोंसिड बेस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करेगा तो ये H2CO3 बन जाएगा, ये अमोनियम आयन NH4+ बन जाएगा और ये H2SO4 बन जाएगा। क्लियर है? यस मैम। और ये अभी आया Yes, 2022 में भी आया ये क्वेश्चन, मैं भी दिखाऊंगी, आगे है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? HCl। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपको लगता है मैम इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक ही स्लाइड में मैंने 5 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। और देखो अभी ज्यादा दूर नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अरे इधर देखो ना, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ। ये सारे दोनों की तरह करते हैं लेकिन ये सिर्फ एक जैसा करता है। ये सिर्फ किसकी तरह करेगा? ब्रोंसिड एसिड की तरह करेगा, HCl, ब्रोंसिड बेस की तरह नहीं करेगा। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। ठीक है, चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज द मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। ये देखो आई थिंक सारे उसी से ही क्वेश्चन है, लुईस एसिड लुईस बेस से। तो एक काम करो, आप ये सारे क्वेश्चन कर लो एक बार, 5 के 5 क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ बेटा। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना बेटा NCERT से, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी में से ही आएगा। क्योंकि जब आप क्लास अटेंड करके जाते हैं ना और अपनी बुक से पढ़ते हैं तो वो लंबे टाइम तक बेटा आप लोगों को याद रहती है चीजें। ठीक है, तो यस, आप लोग हैंड रेज कीजिए सारे बच्चे, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ बेटा, हैंड रेज कीजिए सारे बच्चे। एंड 3 दिन में अपा सारे नीट के PYQs निपटा देंगे। केमिकल के मैंने सारे करा दिए आपको ऑलमोस्ट, अगर मान लो 90% मैंने PYQs कवर करवा दिए हैं और इसके भी करवा दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लो, बस पढ़ो। अंकिता आप बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या
इस मोस्ट क्या BF3 लुईस बेस है बेटा? चिंकी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बेटा BF3 तो बोरोन तो बेचारा कुछ है ही नहीं उसके पास, वो तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेके बैठा है, ठीक है। तो लुई और CF4 भी लुईस बेस नहीं है। लुईस बेस क्या होता है? जिसके पास देने के लिए कुछ हो। CF4 के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो अपना ऑक्टेट लेके कंप्लीट है, ना ही SiF4, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? PF3, क्योंकि फोस्फोरस के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो लुईस बेस अभी मैंने ये लिखा हुआ, इसमें से ही देख लो आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट आओ। कलर चेंज करते हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कलर। ओके, कलर चेंज किया। विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस एसिड? देखो 13 में आया, फिर 16 में आया, इसके बाद भी आया। अभी मैंने बोला था ना 2020 या 22 या 23 में आया। इनमें से बताना लीस्ट लाइकली टू, बताओ भाई। डिम्पल आंसर बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? लुईस एसिड है, लीस्ट लाइकली पूछा है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और CO तो बेटा बहुत अच्छा सिग्मा डोनर होता है। हालांकि अभी तो तुम्हें सिग्मा डोनर वाली बात अच्छे से हजम नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी, 12th में हो जाएगी जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी। F के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, एंड इसके ऊपर भी क्या है? आपके लोन पेयर है। आप CO का हाँ स्ट्रक्चर देख के जरूर बता सकते हैं कि इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो वो डोनेट करता है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीरे पूरा चैप्टर है इस कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से, लेकिन 12th में नहीं, हायर क्लासेस में, बट तुम्हें ये 12th में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसका आंसर BF3 है। नेक्स्ट आओ बेटा। इनमें से पूछा है, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा बेटा आप लोगों से। स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ। मैम H2SO4। H2SO4। अच्छा, एसिड कैसे आप बताते हो? देखो एसिड को बताने के मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराया था, हालांकि ये सवाल केमिकल बॉन्डिंग से भी बनता है, और आप इसको आयनिक इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो बच्चे आपको देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड वो अच्छा होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा, मतलब स्टेबल होगा। बट मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगी, आप बस मेरे लिए एक काम कर दीजिए कि इन सब में जो ये सेंट्रल वाला एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दीजिए मेरे को। अगर मैं बात करूं HClO4 में, इसकी +7 होगी, एक बार चेक करना। और इसमें HClO3 में Cl की +5 होगी, और इसमें बताना +4 होगी, और इसमें +6 होगी। देखना एक बार, यही है। यस मैम। तो बेटा एसिडिक इस केस में जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, एक दो एक्सेप्शन है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब चार्ज बहुत ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, जिसमें ना जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें आपको दिख रहा है, इन दोनों को तो कंपेयर कर ही लोगे, BOD को, तो ध्यान रखना सल्फर और H2SO3, और H2SO3 में भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड +4 आ रही है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और HClO4 तो बहुत ज्यादा H2SO4 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये मत सोचना H2SO4 किंग ऑफ केमिकल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा HClO4 H2SO4 के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए, इसको आप ऑर्गेनिक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को वो चीज ना पता हो, तो इसीलिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये कीजिए, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है? ये मैंने तुम्हें P ब्लॉक में करवाया था। यस मैम। ट्राई कीजिए इसको। थोड़ा सुनो, हाँ करो बच्चों। लक्ष्य। मैम हाँ वर्षा। मैम ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग? इधर समझ देखो, में मैम। HClO4 मैं बता दे रही हूँ, इधर आओ। HClO4, H2SO4, H2SO3,
HClO3। आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है Cl, इसमें सल्फर, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसमें कितनी आ रही थी, +5 +7, और इसमें कितनी आ रही थी, +4 और +6। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, HClO4 में। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। इधर देखो, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो ये होता है ClO4 नेगेटिव। ये होता है, देखो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन की डी ऑर्बिटल में डीलोकेलाइज करता है। ठीक है, जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, दिस इज ClO4 नेगेटिव, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, बट केमिस्ट्री में अब जिसको ये चीज नहीं पता है, वो केमिस्ट्री में क्या बोलेगा कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, समझ Yes, आ गई ma'am. बच्चे? ठीक है, यस मैम। ओके ओके, आगे चलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, इधर देखो, ऐसे देखो, ऐसे बोल सकते हो। काफी सारे 3-4 तरीके होते हैं इसको एक्सप्लेन करने। इधर देखो, जितनी जल्दी H+ दे देगा उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो एक बात देखो, क्लोरीन पे +7 का चार्ज है ना, एकदम उसको तड़प है इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन से, आजा भाई, इससे भी खींचेगा, और जब ऑक्सीजन से खींचेगा ये बॉन्ड वीक हो जाएगा OH का बॉन्ड, तो ये इजिली क्लीव हो जाएगा। दैट इज वाई HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग ऑल द। ठीक है, अमंग ऑल। ठीक है, चलिए। हाँ, मैंने लक्ष्य से पूछा था, बताओ भाई कौन सा लुईस एसिड है बेटा, बताया क्या आंसर तुमने? यस मैम, बताऊं? हाँ, तुम्हारा सी, यस, सी इज करेक्ट। कैसे बेटा, सी इज करेक्ट। देखो, अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर देखो लोन पेयर है, वाटर के पास भी है, और ये तो लुईस एसिड है। बच्चा ये याद है, मैंने इसका बताया था तुम्हें, बनाना बॉन्ड होता है, याद करो, Yes, ma'am. बनाना Yes. बॉन्ड होता है। लेकिन ये लुईस एसिड क्यों हुआ, BH3 लुईस एसिड होता है। ठीक है, ये देखो, और B2H6 भी लुईस एसिड होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि जो ये वाला बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, और शेयर करने वाले कितने हैं, 3। ठीक है, रोटी सिर्फ 2 ही है, लेकिन खाने वाले कितने हैं, 3 बंदे, कमी हो गई ना। तो इसीलिए लुईस एसिड होता है। समझ आ गई? चलो, नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज लुईस एसिड। देखो, वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है वो घुमा के, आपको बताना है लुईस एसिड कौन सा होगा, इसमें से बता दो। Ma'am, D option लिख दो। दिशा राजपूत, ठीक है, डी बोल रही है तनिष्का। दिशा आप बताइए बेटा। डी आ रहा है, वेरी गुड। देखो, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये बेचारा बच्चा। आई होप क्लियर हो गए होंगे अभी चीजें ना। Yes, ma'am. ठीक है, चलो एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। ब्रोंस्टेड एसिड से ही है क्वेश्चन, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से। कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। तो इसका हिंट दूं क्या, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला? लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चलो अभी के लिए बता देती हूँ, ये होता है HN3, हाइड्राजोइक एसिड। अभी तो कर दोगे। कंजुगेट बेस का मतलब क्या हुआ, ये एसिड हुआ हमारे पास, फिर HNA3। और एसिड क्या करता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, H+। बताओ आंसर, बताओ सारे। दे देते। बी इज द करेक्ट। ठीक है, H+ देगा तो N3 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलूं आगे। Yes, ma'am. ओके, तो अब क्या करना है आपको, ये देखो कुछ तो मैंने करा दिए, ठीक है, और कुछ आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन आपको ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से और लुईस एसिड बेस थ्योरी से मिले, सारे के सारे कर डालना। कुछ मैंने करवा दिए, कुछ मैंने आपको उसमें दिए हैं, कहाँ पे, होमवर्क में दिए हैं। कुछ आप नीट के PYQs ओपन करके देखना, कुछ बच्चे हो तो आप लोग कर लेना। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो। देखो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है किस पे एप्लीकेबल है बेटा, एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट।
जिसका अल्फा क्या हो, लेस देन 0.5 हो। हाँ जी बोलो, 0.5% हो, ठीक है। अच्छा, जैसे ये उसी को समझ आएगा जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। लेट अस कंसीडर अ वीक एसिड, HA मैंने ले लिया, ठीक है, आयनाइज हो रहा है, वो वीक एसिड है। तो हम क्या बोलते हैं इनिशियली हम क्या बोलते हैं कि C मोल है, या आप कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो तो C ले लेती हूँ मैं इसकी, ये 0 है, ठीक है। टाइम टी इक्विलिब्रियम पे क्या है, अल्फा किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, 1 मोल के लिए। तो 1 में से अल्फा जाता है, C में से कितना जाएगा, C अल्फा, यस मैम। कितना बनेगा, C अल्फा, ये भी C अल्फा बनेगा बच्चे, समझ Yes. में आई मेरी बात। तो अगर मान लो मैं इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि अब आप क्या करो, डिसोसिएट करा रहे हो, आयनाइज करा रहे हो, तो इसके लिए मैं Ka लूंगी, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखूंगी, H प्लस A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, कैसे लिखूंगी बच्चे, C अल्फा यानी कि C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C1 माइनस अल्फा। अगर 1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा लेस देन 1 है तो आप क्या करोगे, इग्नोर मारोगे, इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा, Ka क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या आ जाएगा, Ka बाय C। तो बच्चे अगर आपको वीक मोनोप्रोटिक एसिड मिला हो, ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ, जिसमें एक ही H प्लस जो है रिलीज हो, जैसे आपका कोई भी ले लो सिंपल, जो भी HCN हो गया, CH3COH हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो गया, तो उस केस में आप लोग कैसे निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, आपके पास Ka की वैल्यू होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, उसका अंडर द रूट कर देना। और बच्चे एक बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बोल रहे हो मैम, एक बार वो वाला केस भी बता दो, जब बैलेंस इक्वेशन में 2H हो तो कैसे लिखेंगे ये नीचे का। अच्छा 2H, अगर देखो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो क्या लेते हैं यहाँ पे 2 मोल ले लो, तो 2, अब फिर 2 में से 2 अल्फा जाएगा। अगर 1 होता तो 1 में से अल्फा जाता है, अगर 2 ले रहे हो आप तो 2 में से 2 माइनस 2 अल्फा करेंगे, ठीक है। एक बार मैं लिख भी देती हूँ साइड में, इधर देखो एक बार, ये देखो, ये वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में कराया था तो मैं बड़ी जल्दी याद आ गई, लक्ष्य इधर आओ। अगर मान लो स्टार्टिंग में मैं 2 मोल लेके चल रही हूँ ये इनिशियली, तो ये 0 होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 में से अल्फा जाएगा, तो 2 में से कितना जाएगा, क्योंकि 2 में से ही जाएगा ना, क्योंकि इनिशियली वी हैव 2 मोल्स ऑफ HI, तो ये कितना बनेगा, अल्फा अल्फा, बताओ, बिकॉज 2 मोल ऑफ HI गिव्स H2, 1 मोल ऑफ H2 एंड I2। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है, लक्ष्य ठीक है। देखो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, तो एक बार रिलेशन क्या पूछा गया था कि जो अल्फा बैलेंस इक्वेशन में 2 हो, ये 2 ही तो है। Yes, क्वेश्चन भेजना भाई, क्वेश्चन भेजना, अभी ये कर लो, ठीक है। तो एक बार तो ये रिलेशन भी पूछा गया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन का क्या लेना देना है, और कल भी तुम मुझे बोल रहे थे मैं, मेरे कुछ क्वेश्चन हुए और तुमने मेरे को भेजे भी नहीं, तो क्या डाउट अपने साथ ही लेके जाना चाहते हो क्या, मेरे को भेजो आज के आज, ठीक है। हाँ क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मान लो आपका कोई एसिड हो, डाई बेसिक एसिड हो, मतलब वो 2H प्लस दे रहा हो, वहां पे मत लगा देना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है, तो वहां पे फिर कुछ और बन जाएगा। ओके मैम। देख लो इसको ध्यान से, निहार लो इसको ध्यान से, निहार लिया, यस मैम। ठीक है बच्चे, ये देखो एक बार, देखना बेटा एक बार इसको, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कंपाइल किए हैं, ये देखो। अगर मैं बात करूं बच्चे वीक एसिड की, तो KaC अल्फा स्क्वायर है ना, और अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो C अल्फा स्क्वायर, बोलो हाँ के ना। Yes, मैम। अगर मैं H प्लस, मान लो तुम्हें एग्जामिनर बोलता है H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, C अल्फा करके निकाल सकते हो, क्योंकि H प्लस किसके बराबर है, C अल्फा। अगर तुम अल्फा निकाल लो
न्यूमेरिकल में आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दी जाएगी तो तुम H+ निकाल लोगे। अगर उसने तुम्हें pH दे रखा होगा तो pH निकल जाएगा, कैसे, माइनस लोगरिथम ऑफ H+ से, लेकिन उसके लिए H+ तो चाहिए होगा बच्चों। तो H+ को मैं ऐसे लिख दूं C अल्फा या K इंटू C, क्यों, क्योंकि अल्फा क्या था, √KA/C, तो C क्या हो जाएगा, H+ क्या हो जाएगा, C इंटू KA/C। इसको आप ऐसे लिख दो, इसको कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा √KA इंटू C। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना रटने की जरूरत तो नहीं है बेटा, बिल्कुल भी रटने की तो जरूरत नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसी बेस में भी आप लिख सकते हो, वीक बेस में, ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात नहीं हो रही, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। पीएच वैसे मैंने बताया नहीं है, बट आप लोगों को मालूम है तो एक बार देख लो, पीएच होगा माइनस लोगरिथम ऑफ H+। इधर देखो बच्चे, पीएच मैं एक बार थोड़ा सा सोल्व भी करके दिखा देती हूँ, सो दैट आप लोगों को लगे कुछ हो रहा है। इधर देखो, पीएच माइनस लोगरिथम ऑफ H+, क्या है, K इंटू C, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना, ठीक है। अब मैं इसको पावर को आगे ले आती हूँ, -½ ऑफ log KA इंटू C, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -½ log KA प्लस log KC, देखना बेटा, ठीक है, सॉरी log KC नहीं, log C, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकती हूँ, -½ log KA -½ log KC, बेटा सॉरी KC बोल रही हूँ बार बार, आई एम सो सॉरी, मैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में गुम हूं अभी तक, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अब एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा पीएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ H+, ऐसे ही तुम्हारा पीके क्या हो जाएगा, माइनस लोग ऑफ के, ठीक है। PKW आगे बताऊंगी, माइनस लोग ऑफ KW, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा ½ ऑफ PK, और ये क्या हो जाएगा, -½ log C, बोलो हाँ के ना, यस मैम। ठीक है। मतलब मान लो अगर तुम्हारे पास वीक एसिड या वीक बेस सिर्फ दिया हुआ है, उसकी pKa की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, तो निकल जाएगा, वरना तुम रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये दो मालूम पड़ता है तो ये अपने आप निकल जाएंगी, ऐसा नहीं रटने बैठ जाओगे, कितने फॉर्मूलों को रटोगे, जिसको मालूम है वो ठीक है, बट जिसको नहीं पता है तो ये दोनों चीजें ध्यान रखो। आपको अगर H+ निकालने आ गया तो पीएच निकाल लोगे, हाँ, अगर पीके दे रखी होगी फिर थोड़ा सा आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, समझ में आ गई। एंड सेम फॉर वीक बेस, POH इज इक्वल टू ½ ऑफ PKB माइनस ½ ऑफ log C, ठीक है, हाफ कॉमन ले लो, जैसे आपको लर्न करना है वैसे कर लो। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यस मैम। पक्का, यस मैम। अच्छा। उसके बाद देखो जो आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जिसको मैं अल्फा बोल रही हूँ, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, मानते हो। एक बात बताओ, जैसे आपका वीक एसिड है CH3COH, वो वीकली डिसोसिएट है रूम टेम्परेचर पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे ना, बोलो। मान लो पहले अगर 100 में से 10 डिसोसिएट हो रहे थे, अब हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका आयनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होने वाला है, हो सकता है 10 से 20 हो जाए, उसका नंबर 30 हो जाए। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आयनाइजेशन भी इंक्रीज होगा, और अगर आयनाइजेशन इंक्रीज होगा मतलब अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। इन्होंने रीजन दिया हुआ है बिकॉज डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाती है, एंडोथर्मिक वाली साइड, यानी कि फॉरवर्ड्स वाली साइड, मानते हो कि नहीं, बोलो। ठीक है जी। इधर देखो डाइल्यूशन इज, इधर देखो, अगर मैं इधर देखो, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V। मैम ये कैसे आया, इधर देखो, अल्फा क्या था बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये था स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो लिख सकती हो ये, बोलो। और किस पे डिपेंड करेगा अल्फा, टेम्परेचर पे कर गया, डाइल्यूशन पे कर गया। जो पढ़ के नहीं आ रहे, जो रिवाइज नहीं करके आ रहे बच्चे, रिवाइज करके आना पड़ेगा घर से, वरना मुश्किल है थोड़ा सा समझ पाना। अगर मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा देखो 100% जा रहा है, और अगर वीक होगा तो उसका कम होगा कुछ।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल। वाटर आपका एकदम बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 80 होता है ना, क्योंकि अगर जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना अल्फा क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज यानी कि किस किस पे डिपेंड कर गया आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मेरे बच्चों, टेम्परेचर, डाइल्यूशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन चारों पे क्या कर गया आपका ये डिपेंड कर गया। अभी तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा मान लो मान लो तुम्हें 2 वीक एसिड दे रखे हो, इधर सुनो, 2 वीक एसिड दे रखे हो, उनका K1 और K2 गिवन हो, ठीक है, और तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो निकालना हो, तो निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, के तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा ना, रुको, तो आपका सॉल्वेंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है के तो सेम होगा, तो अल्फा डिपेंड कर जाएगा इस पे, तो ऐसे निकाल सकते हो तुम, ऐसे करके। याद आ रहा होगा अगर पढ़ा है तो, ये पढ़ा है क्या? ठीक है, चलो उसके बाद बच्चे एक बार ये करना, ये क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, छोटू सा क्वेश्चन है। फॉर विच डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल, डाइल्यूशन लॉ इज योर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, किस पे एप्लीकेबल होगा? NaCl पे, HCl पे, CH3CONA पे, और या नन ऑफ दीज? थ्री पे होगा? बताओ आंसर बताओ। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या? लगाऊं चाटा? स्ट्रोंग वाले के केस में आता है एसिटेट आयन, सोडियम एसिटेट, स्ट्रोंग होता है ये। आंसर क्या आएगा? अरे आंसर बोलने के लिए बोला है, हैंड रेस कर रहे हो। हाँ, नन ऑफ दीज आएगा, इसका मतलब तुमने ये लाइन नहीं पढ़ी है ध्यान से। और वीक में भी जिनका अल्फा कम हो, ध्यान रखना ये स्ट्रोंग होता है, बताया हुआ मैंने। ठीक है, किसका सोल्ट है ये, वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस का? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लिख दे रही हूं मैं बेटा, यहाँ पे लिखो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट CH3COH को बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.8 N⁻⁵ एट 298 केल्विन। ठीक है, आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है, एंड हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन। करना ये क्वेश्चन, Ka गिवन है, आपको ये चीजें निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू। करना। बहुत बार पेपर में आया हुआ ये, बहुत बार। हम्म, हो गया क्या? तनिष्का लक्ष्य हो गया क्या? तनिष्का कैसे किया बताना। मैम इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा √KA/C। हाँ सिंपल है। बाकी बच्चे प्लीज रिस्पोंड करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो आपको Ka ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, मोनोप्रोटिक एसिड है ना। आपको अल्फा निकालना और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो अभी मैंने बताया था ना वीक एसिड के लिए बिल्कुल सेम। आप इसको करके देखना, मैं अभी चलो कर देती हूँ आप लोगों के लिए। CH3CO- H+, है ना, H+ ले लो या हाइड्रोनियम आयन ले लो, वाटर में है तो H+ वाटर के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ये क्या है स्टार्टिंग में C00, C- C अल्फा। जिसको ये नहीं लिखने आता इक्विलिब्रियम की वीडियो देख के आओ, वरना समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो आपको क्या अल्फा चाहिए और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो हाइड्रोनियम आयन की कैसे लोगे, C इंटू अल्फा करके, बोलो हाँ या ना। अब तुम्हें C पता है? यस मैम पता है। अल्फा पता है? नहीं मैम, निकाल के आना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अल्फा क्या होता है, K/C, K/C निकाल लोगे, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, यानी कि कितने लिख दूं मैं, 10⁻⁻1 लिख दूं, तो 10⁻⁻1 तो क्या हो जाएगा, -5 + 1 -4, इसका अंडर द रूट ले लो, अंडर द रूट ले लो, कितना आ रहा है, इसके आसपास आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻2 अल्फा आ गया। चेक कर लेना बेटा एक बार, तुमने बोला तो मैंने लिख दिया। C आपके पास है, अल्फा है, क्या यहाँ से निकल जाएगी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन? यस मैम। हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक नीट का क्वेश्चन कर दो, एक नीट का क्वेश्चन कर दो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2020 कह रही हूँ, 2013 में आया था। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ए मोनोबेसिक एसिड। तुम्हें ये नहीं देखना इसने क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी से हमें लेना देना नहीं है। तुम ये देखो, अगर मोनोबेसिक है या मोनो एसिडिक है तो भैया वहां पे क्या लगने वाला है, पढ़ो आगे। इन ए 0.10 मोलर सोल्यूशन, लिख इधर आओ। अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगी, मेरी सुनना। आप सबसे पहले लिखोगे मैं मोनोबेसिक एसिड है, आपको बेशक फॉर्मूला यहाँ पे इसका समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपको ये पता है ये एक H+ देने वाला है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है 0.10 मोल पर लीटर में। लैक्टिक एसिड 3.7% डिसोसिएटेड, यानी कि अल्फा दिया हुआ है 3.7%, इसको 100 में करो क्योंकि अल्फा किस में होगा, 1 से कम होता है ना, तो कितना होगा 0.037। आपसे पूछा है Ka की वैल्यू, बताओ भाई, साफ दिख रहा है, देखो लिखने पे पता चलेगा आपको कि क्या लगेगा, अगर ऐसे ही देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो मुझे एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, क्या बताओ, Ka/C। K/C, लेकिन आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर C। अल्फा स्क्वायर ले लो, मतलब उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको K चाहिए, यानी कि C अल्फा स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास C है? यस मैम। क्या तुम्हारे पास अल्फा है? यस मैम। यू जस्ट नीड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, बस खत्म, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है, यस मैम। चलो अब इसके बाद आओ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो क्लास नोट से देख लेना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, ये तो दोनों कराए थे, उसके अलावा भी थे। अब देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या चीज है, बताओ भाई। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट, अब वाटर आपको पता ही है बेकार इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सेल्फ आयनाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसके लिए मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखती हूँ, लेट्स से K लिखती हूँ आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो क्या लिखूंगी, H+ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर। यस मैम। अब इस वाटर को वहां ले जाओ तो K इंटू ये वाटर, H+ OH नेगेटिव। अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, बहुत ज्यादा, हम कांस्टेंट मान के चलते, कितनी होती है 55.5 मोलर, है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हटा के एक नया आ जाता है विच इज KW। यस मैम। ये आपका क्या है मेरे बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर कोई आपसे पूछे, इधर आओ, कोई आपसे पूछे क्या ये और ये सेम है क्या, आंसर इज नो, आंसर इज नो। इसको आपने वाटर से मल्टीप्लाई किया तब आपका KW आया। K and KW आर नोट सेम, आर नोट सेम। क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम। यानी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज KW किसके बराबर आया, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, आइए इधर देखो बच्चे, इधर देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक बार पढ़ना, इधर आओ। आयन और मुझे बताना, ठीक है मैम। आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है जी, एंडोथर्मिक है, डिसोसिएट हो रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अल्फा इंक्रीजेस, और अगर अल्फा इंक्रीज होगा, इधर देखना, ये था ना हमारा, और अगर अल्फा इंक्रीज होगा
आयनाइजेशन इंक्रीज होगा मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो KW बढ़ेगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर KW बढ़ेगा मतलब ये कह रहे हैं पीएच और पीओएच डिक्रीज होगा। ये बात हो सकता है आप लोगों को समझ में ना हो, तो अब ध्यान से सुनना बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं बात करूंगी बेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जो KW की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे, इधर आओ। अगर मैं बात करूं बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। क्या मैम 25 डिग्री पे? यस 25 डिग्री पे। ठीक है, देखो इधर पीएच प्लस पीओएच क्या होता है आपका, 14 होता है। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? अच्छा, यस मैम। अगर मैं बात करूं बच्चे आपके पास न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, ना ही एसिडिक कंडीशन दिखाएगा ना बेसिक, क्योंकि अगर एसिडिक कंडीशन होता तो पीएच लेस देन 7 होती, और अगर आपका बेसिक होता तो पीएच ग्रेटर देन 7 होती, और अगर आपकी न्यूट्रल कंडीशन है तो आप बोलते पीएच 7 होती है। किस पे होती है बच्चे, 25 डिग्री पे होती है। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रल कंडीशन लेती हूँ तो आप क्या लिखते हो बच्चे, H प्लस की कंसंट्रेशन और वाटर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर होगी, बोलो तो KW क्या होगा, H प्लस का स्क्वायर, तो H प्लस क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, या इसको क्या लिखोगे, H प्लस और OH की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, मतलब कितनी, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो KW कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14। लेकिन किस पे, 25 डिग्री पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे KW की वैल्यू भी चेंज होगी, और अगर KW की वैल्यू चेंज होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग पीओएच और पीओएच भी तो चेंज हो गए ना, यानी कि पीएच और पीओएच भी क्या हो गए बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए। समझ आएगी ये वाली बात मेरी? यस मैम। ठीक है, और पीके इधर आओ, अब ये देखना ये पैरामीटर्स कुछ मैंने लिखे हुए, इधर देखो। वो कह रहे हैं 25 डिग्री पे KW 10⁻⁻14 होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से KW बढ़ेगा, यानी कि KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, H प्लस OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, KW बढ़ेगा। देखो 10⁻⁻12 हो गया। नीट का PYQ है, अभी करवाऊंगी आप लोगों से, बैठे रहो। क्लास नहीं है ना अभी कोई? नो मैम। 9 बजे तक बैठे रहो। No, अब ma'am. जाओ, एक टेबल मैंने यहाँ पे लिख, रटना नहीं है टेबल को, जो मैं बता रही हूँ बस सुनते जाओ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। क्या ये चीज समझ आई, पहला वाला पैरामीटर की 25 डिग्री पे 10⁻⁻14 थी और 90 पे 10⁻⁻12 होगी, बढ़गी। अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं, पीकेडब्ल्यू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू, तो यानी कि ये 14 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ केडब्ल्यू बढ़ गया, पीकेडब्ल्यू कम। क्लियर? बिकॉज पीकेडब्ल्यू इज माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू। तो अगर केडब्ल्यू बढ़ेगा तो पीकेडब्ल्यू कम होगा। सिंपल है। यस मैम। पीएच क्या होता है, पीएच देखो इन्होंने वैसे तो रिलेशन लिखा हुआ है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने लर्न आपको क्लास के टाइम भी नहीं कराया था, अब भी नहीं बोल रही हूँ। क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही निपटा लेंगे। इधर देखो पीएच का रिलेशन होता है pKw/2, निकाल भी सकते हैं हम। ठीक है, निकालना चाहोगे क्या, देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो इसको मैं इरेज कर दूं ना इन सबको। यस मैम। ये देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक सेकेंड, तो मैंने बोला पीएच प्लस पीओएच पीकेडब्ल्यू के बराबर होगा ना, क्योंकि पीकेडब्ल्यू 14 होता है। ये किस पे है, ठीक है, अगर पीकेडब्ल्यू क्या बोलते हैं 25 डिग्री पे बात करूं तो 14 होगा। लेकिन ये रिलेशन तो करेक्ट है ना, चाहे आपका टेम्परेचर कोई भी हो, ये रिलेशन तो ठीक है ना। अब मैं बोल रही हूं आपको कि फॉर न्यूट्रल कंडीशन उसमें क्या होगा, पीएच पीओएच के बराबर होगा, बस ये बता दो मुझे, यस मैम। है ना। अच्छा, तो मैं ये लिख दूं पीएच प्लस पीएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, तो मैं ये लिख दूं 2pH इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, यस मैम। और पीएच क्या आ जाएगा, pKw/2।
ये तो किसी के लिए भी ट्रू है ना, चाहे आपका टेम्परेचर कुछ भी हो, है ना। अच्छा, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगी तो pH 7 आएगा, जो आप बोलते हो ना pH स्केल आपका कहाँ से कहाँ होता है बताओ, 0 to 14 और बीच में 7 न्यूट्रल, तो वो किस पे हम देखते हैं 25 डिग्री पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भैया pH pOH में भी लोचा हो जाएगा। फिर देखो 90 डिग्री पे आपका pH स्केल देखो, आपका जो न्यूट्रल वाला जो हम बोलते हैं ना 7 पे न्यूट्रल है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो न्यूट्रल किस पे होगा 6 पे। समझे कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है बस, रट्टा नहीं मानना है। अगर मैं H प्लस और OH की कंसंट्रेशन देखो 25 पे, ये हमें पता है, देखो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया उसकी क्या हो गई, KW बढ़ गया, तो H प्लस और OH की कंसंट्रेशन में बढ़ेगी और POH में और pH में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बातें? यस मैम। और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तभी मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन करोगे? अरे भाई साहब 3 क्वेश्चन है, जल्दी करो बेटा, आ जाओ। थोड़ा सा अच्छे से करना, जितना मैंने समझाया है उसको लगाना कॉन्सेप्ट को, करो बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ, कुछ कुछ टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिवीजन क्लास चल रही है, तो वो आप जब भी आएंगे क्लास में तो देखेंगे कि मैम ने पूरे नोट्स पढ़ के आएंगे, मेरे रिवाइज करके आएंगे और फिर क्लास में आया करेंगे। आपको बोला हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे तो ये बहुत ज्यादा। एट 100 डिग्री सेल्सियस, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, पहले आप करिए, मैं तो अभी सोल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। 100 डिग्री सेल्सियस पे KW जो वाटर का है वो 55 टाइम्स है इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH क्या होगी, करो बच्चे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस मुझे ये बता दो। यस मैम। बाकी बच्चे एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, क्वेश्चन क्लियर हुआ है, क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ा। चलो पल्ले पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। चलो करने की ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है। किसी का हुआ बेटा? तनिष्का का हुआ है, और डिम्पल का हुआ है। वेरी गुड डिम्पल। डिम्पल ट्राई किया करो कि आप माइक अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर दिया करो चीजें, है ना, अप्रोच भी मैटर करती है ना बेटा। और कोई? पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चों का हुआ है, कोमल, ज्योति। मैम मैं कर रही हूँ। अप्रोच बता दो मेरे को कोमल, आंसर छोड़ो, अप्रोच बता दो बस। मैम इसमें KW दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे 55 टाइम्स होता है 25 डिग्री पे, तो हमें 25 डिग्री पे पता 10⁻⁻14 होता है। यानी कि ये ठीक लिखा है मैंने, सारे बच्चे कंफर्म करो। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, इतना एक काम हो गया। अब उसने क्या बोला है, आगे करो, कंटिन्यू, क्या नाम है कोमल? मैम फिर के मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए वो KW इक्वल्स टू H प्लस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, तुमने ये लिखा कि KW होगा, 100 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो H प्लस की कंसंट्रेशन और OH, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन है तो मतलब H प्लस और OH की कंसंट्रेशन बराबर होगी, तो मैं यहाँ पे H प्लस स्क्वायर लिख लेती हूँ। ठीक है,
Yes, अच्छा ma'am. ठीक है, तो H प्लस निकालना है, अच्छा पीएच निकालना है, तो H प्लस हो जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ KW, तो ठीक है। H plus लगा देंगे. तो H प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखो अंडर रूट में 55 इंटू 10⁻⁻14। अब पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम, समझ में आ गया ना सबको अप्रोच। Yes, ma'am. तो कुछ नहीं करना, अब तो तुम्हारी मैथ्स तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो माइनस log ऑफ 55 इंटू 10⁻⁻14 का स्क्वायर, सॉरी 1/2, आई एम सो सॉरी, अंडर द रूट है। अब देखो मैं इसको सबको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे होगा, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो क्या करना है, पावर आगे ले आओ, पावर आगे ले आओ, क्या होगा, माइनस हाफ log ऑफ 55 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ, ठीक है, log 55, ठीक है, प्लस log 10⁻⁻14 भी लिखोगे ना, क्योंकि log m इंटू n होता है, log m प्लस n, राइट। मैम वहाँ पे माइनस नहीं आएगा, वहां पे माइनस log 10⁻⁻14. माइनस ही तो है, माइनस ही तो है। मैम नहीं, log 55 के बाद मतलब प्लस की जगह माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो. हाँ लिख रही हूँ ना मैं, माइनस log 55 माइनस 14 log 10 1 हो जाएगा ना, देखो ठीक है। अच्छा हाँ, यस मैम. ठीक है, log 55 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.74, ठीक है, माइनस 14 और माइनस ऑलरेडी बाहर है, आप इसको सोल्व कर लीजिए। 14 माइनस 1.74 डिवाइडेड बाय 2, एक मिनट मैं करती हूँ, तुम भी करो। यस मैम, माइनस कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी. 74 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है एग्जैक्ट आ रहा है मेरा 6.13 बेटा। वैसे तो कैलकुलेशन की मतलब मैन्युअली सोल्व कर सकते हो, बट जल्दी करने के लिए मैं तो यूज कर सकती हूँ कैलकुलेटर ठीक है, 6.13 आ गया क्या? यस मैम. कंफ्यूज कुछ नहीं किया, देखो माइनस तो था ही, माइनस लोगरिथम ऑफ ये आपकी वैल्यू थी, तो मैं इसको हाफ को क्या ले आई, क्योंकि ये था ना अंडर द रूट था, तो हाफ को मैं आगे ले आई, ये देखो ठीक है। और log mn की प्रॉपर्टी मैंने ओपन कर दी, log m प्लस log n, बस आपको सोल्व करना है, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला लास्ट ही करेंगे, ये मैं आप लोग, चलो ये भी कर लेंगे, ये मैं आपको कल बताऊंगी फिर, ठीक है। जो ये फॉर्मूले हैं घर से पढ़ के आना, ये मैंने देखो एग्जाम डोज से ही कॉपी करे हैं, एग्जाम डोज दिया था ना इसका मैंने, यस पढ़ के आना, हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस करेंगे, तब तक ये दो कर दो, मैं पढ़ देती हूँ। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड, मतलब आपको वीक एसिड गिवन है, लिख लो क्या क्या गिवन है, वीक एसिड गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, Ka की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻8, और आपको क्या गिवन है, एंड 8 मोल ऑफ एसिड are present in 1 liter of solution and you have to find out the concentration of H3O positive and OH negative। थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो, मैंने इसमें दो कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट करके पूछे, करो, अप्रोच मैटर करती है, आंसर तो तुम निकाल लोगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम हमारे पास HA के 8 मोल्स हैं यस, 8 मोल ऑफ एसिड लिखा हुआ है ना बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में. ओके मैम, पहले तो सारे डिसोसिएट करवाओ इसको, करा दिया. सारे बच्चे कराओ और कंफर्म करो, यस मैम करा दिया, मैम करा दिया। है ना। चलिए क्या करोगे फिर आगे, 8 मोल पर लीटर है स्टार्टिंग में, ये 0 है, तो ये 8 माइनस 8 अल्फा हो जाएगा, ये 8 अल्फा बनेगा, यही इसी तरीके से ही हो सकता, और तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से। आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, मतलब अगर पानी में ले रहे हो तो H प्लस, और इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना मैम, यहाँ तो हाइड्रोनियम है, आपने H प्लस लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो H प्लस क्या होगा कि कंसंट्रेशन निकालनी है ना, 8 अल्फा होगा। क्या तुम्हारे पास अल्फा है? नहीं है, अल्फा है नहीं है, निकाल के आओगे, कैसे निकालोगे, Ka बाय C,
यस मैम, निकल जाएगा इससे। Ka क्या है 2 इंटू 10⁻⁻8। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 8 मोल पर लीटर, तो 2/4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 10⁻⁻4। सोल्व करने के बाद अल्फा आ जाएगा। और H प्लस कितना आ जाएगा? मैम 4 इंटू 10⁻⁻4। लिख दूं क्या? यस मैम। H प्लस आ जाएगा 8 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻4। बस खत्म। अब क्या निकालना है तुम्हें? टेम्परेचर ध्यान रखना, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 25 डिग्री मान के चलना, ठीक है। OH की कंसंट्रेशन निकालनी है, निकाल लोगे KW से? यस मैम। हो जाएगा। H प्लस है, KW तुम्हें पता ही है 10⁻⁻14 है, OH निकल के आ जाएगा। देखो फॉर्मूले तो अप्लाई करने आने पड़ेंगे, और फॉर्मूले यही इस चैप्टर में मुझे लगता है बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मूले बहुत हो जाते हैं, और अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले तो बेटा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसके बिना ये चैप्टर तो फिर गया हाथ से, ठीक है। KW की जगह क्या पुट करेंगे? 10⁻⁻14 ना बेटा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, बस लास्ट है, लास्ट। अटेंडेंस रहने दो, लग गई है वो, या चलो मैं शेयर कर ही देती हूँ। मुझे ना थोड़ा टाइम लगता है तो मैं थोड़ा लेजी हो जाती हूँ इसमें। करती हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन करो, सोल्व करो बच्चे। मैम और आप आओगे ना 11 को? हाँ जी, मैम आप 11 को आओगे ना? आऊंगी, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ इस चैप्टर को अपना बहुत ज्यादा फेवरेट वाला चैप्टर बना लो, है ना। कितनी बार, एक बार मैंने क्लास में कराया, इतनी बार आपके टेस्ट हुए, रिवीजन करा। अगर आपको नोटिस हो ना, मैंने पूरे नीट के PYQs का एक अलग सेशन लिया था, ठीक है। तो अब इस यस चैप्टर को बेटा प्लीज अपना फेवरेट बना लो। मैंने अपनी तरफ से 3-4 बार ऑलरेडी करवा दिया है ये चैप्टर। एक बार याद करो, तुम्हें मैंने वन शॉट में भी कराया था, एक दिन में चैप्टर ये। मैम, ये सुबह कराया था, हमने स्कूल की छुट्टी ली थी। हाँ ठीक है, तो बहुत बार हो चुका। अब तो अपना फेवरेट चैप्टर बना लो इसको कि मैम हम तो 16 नंबर लेके आएंगे इस चैप्टर में। मैम मेरे को फिजिकल में एक मोल कंसेप्ट और एक इक्विलिब्रियम, ये दोनों ही ज्यादा सही लगते हैं। अच्छा, मुझे लगा ये कह रहे हो कि ये दोनों ही बेकार लगते हैं। मैम ये दोनों ही सही लगते हैं, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा लगता है। कोई बात नहीं, कोई एक होता है चैप्टर। चलो करो भाई, क्या दिया हुआ है देखो, कैसे लिखोगे? जो जो गिवन है वो लिख लो। 1 इंटू 10⁻⁻5 गिवन है। कंसंट्रेशन गिवन है ना, 0.100 मोल पर, क्योंकि 1 लीटर में ही बना रहा है। आपको परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड, पहले अल्फा निकाल लो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 100। अरे ये तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो यस मैम। अल्फा हो जाएगा K/C, यानी कि 10⁻⁻5, और 0.100 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 1%। कोई Yes. कैलकुलेट कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये ठीक है। ये अल्फा आ जाएगा आपका 1%, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना। फ्रैक्शन में बोलता तो आपका आंसर फिर वैसे दिया भी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है। तो पीएच के ये सारे जो एक एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, बड़े ही कंपाइलेशन, मतलब एक बिल्कुल शॉर्ट समरी में मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसको आप कर लेना। ये देखो कुछ है, ये 6-7 पॉइंट, इसको कर लेना कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उस केस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पीएच कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दे रखा हो, या 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस का मिक्सचर दे रखा हो, या आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेसिस का एक स्ट्रॉन्ग बेस का दे रखा हो, क्या करोगे। तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड के या स्ट्रॉन्ग बेस के क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको पीएच निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं। जहां पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन आएगा, वो फिर हम कौन से वाले में टॉपिक में घुस जाएंगे, बफर वाले उसमें घुस जाएंगे, ठीक है, या सोल्ड हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस में घुस जाएंगे। तो ये कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने अभी बताया आपको। अगर वीक एसिड का आपको पीएच निकालना, निकाल सकते हो ना, H+ निकाल लो कंसंट्रेशन और उसका पीएच निकाल लो। ये जस्ट अभी कराया मैंने वैसे, ठीक है।
तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए आपको, मस्त मजे से करना आज बैठ के, इसमें कुछ पीएच के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ठीक है, एक सेकेंड रुकना, 1 मिनट रुको। अरे हाँ, तो आज के लिए जो आप बच्चों को ध्यान रखना है ना, चीजें क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है नोट्स में से, ब्रोंसिड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, और लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और एक बेटा ये भी पढ़ लेना, के ए और एसिडिटी का बताया था ना, कि जितना ज्यादा के ए होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी, और पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आपको के की वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको उसका एसिडिक नेचर लगाना है। तुम्हारे जो टेस्ट होता है अवंती में उसमें भी आया है, पीके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी का, ऐसे ही सेम के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेसिसिटी के, ठीक है, और पीके भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बेसिसिटी के, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट पीके भी, सॉरी, और एक ये कॉन्सेप्ट है फॉर कंजुगेट बेस पेयर, ये बहुत ज्यादा तो नहीं आता है पेपर में, बट ध्यान रखना, के ए इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है ये कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। एसिड का इसमें कॉन्जुगेट बेस होता है, जिसने पढ़ा हुआ उसको ध्यान आ रहा होगा। या आप इसको ऐसे लिख लो, पीके प्लस पीके बी पीके डब्ल्यू। यस मैम। ये भी, इस पे भी मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट यस करना है ये वाला फॉर्मूला, तो ये कर लेना, ठीक है। और ये चैप्टर अपने नोट से पढ़ते जाओ, और क्या कहते हैं, और क्वेश्चंस लगाते जाओ बस। अगर आपको लगता है कि मैम डिटेल में देखना है हमें, तो डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर्स आप लोगों के डले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं।